ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन याओ को देखते हैं जो कि फेंग को बनाने के लिए क्लब में आती है। फेंग उससे कहते हैं कि तुम मेरे लिए ड्रिंक बनाओ तो ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। याओ उसका ड्रिंक बनाने लगती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड लूसी उसे समझाती है कि तुम ऐसा मत करो, फेंग तुम्हारी इनोसेंस का फायदा उठा रहा है। लेकिन याओ उसकी बात नहीं सुनती और ड्रिंक बनाने चली जाती है। तभी सीन चेंज होता है और हम एक लड़की जो कि बिल्कुल याओ की तरह दिख रही होती है उसे मोबाइल में ड्रामा देखते हुए देखते हैं। वो लड़की याओ को देखकर खुद से कहती है कि ये कितनी भोली लड़की है, मैं इसकी जगह होती तो फेंग को सबक सिखाती। इतने में टाइम ट्रेवल होता है और उस लड़की की आत्मा याओ के अंदर आ जाती है। फिर वो मन में सोचती है कि मैं जो देख रही थी अब उसी के अंदर आ गई हूँ। ये तो अच्छा हुआ, अब मैं फेंग को सबक सिखाऊंगी। ये सोचकर वो फेंग के ऊपर रिंग फेंक देती है, जिस वजह से फेंग गुस्सा होकर उसे सुनाने लगता है कि ये तुमने सही नहीं किया, इसके लिए तुम्हें पे करना होगा। तो याओ से कहती कि मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। फेंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। देन लूसी हैरान होकर याओ से पूछती है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारे अंदर अचानक से इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया। याओ कहती कि फेंग को उसी के स्टाइल में जवाब देना जरूरी था। लूसी कहती कि ये तो तुमने बिल्कुल सही किया, लेकिन फेंग तुम्हारे बहुत सारे पैसे उड़ा रहा है। जो सुनते ही याओ गुस्सा हो जाती है और बैंक में फ़ोन करके फेंग को दे हुए अपने सारे कार्ड ब्लॉक करवा देती है। तो लूसी खुश होकर उससे कहती कि आज हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, तुम यही रुको, मैं सेलिब्रेशन की सारी अरेंजमेंट करके आती हूँ। बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। देन याओ खुद से कहती है कि मैं सिटी की सबसे रिच वुमन हूँ, थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करना तो बनता है। ये बोलकर वो ड्रिंक करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो पूरा ड्रंक होकर बाहर निकल रही होती है। तभी उसका पैर मुड़ता है और वो गिरने लगती है। इतने में हमारे हीरो जियो की एंट्री होती है। वो याओ को पकड़ लेता है। याओ उसे देखकर काफी खुश होती है और कहती कि तुम कितने हैंडसम हो, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। जियो कहता कि मैं कोई नॉर्मल मैन नहीं हूँ, काफी एक्सपेंसिव हूँ। याओ कहती कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो जियो कहता है कि नशा उतरने के बाद रिग्रेट मत करना। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे याओ होश में आती है और खुद को एक हैंडसम मैन के साथ एक ही बेड पर देखकर काफी खुश होती है। जियो उससे पूछता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो। तो याओ उठकर उसे अपना ब्लैक कार्ड देती है और कहती कि इसमें बहुत पैसे हैं, तुम खुश हो जाओगे। जियो कहता कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। याओ कहती कि तुम मेरे लिए कोई फीलिंग्स मत रखना, मेरे लिए प्यार व्यार वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर तुम्हें इतने पैसे नहीं चाहिए तो मैं और ज्यादा दे दूंगी। जियो 30 मिलियन की डिमांड करता है। जो सुनकर याओ तो हैरान हो जाती है और जल्दी से अपने कपड़े लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जियो का असिस्टेंट रूम में आता है और रूम की हालत देखकर हैरान होकर पूछता है कि ये सब क्या है। जियो से वो कार्ड देकर कहता है कि एक लड़की ने बिना मेरी आइडेंटिटी जाने मुझे पैसे दे दिए, ये तुम रख लो। असिस्टेंट मन में सोचता है कि आखिर किस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरे बॉस को ऑफर दिया। सीन में याओ लूसी के साथ एक कार में बैठी होती है। लूसी पूछती है कि तुम आज बहुत खुश लग रही हो। याओ से बता दी कि लास्ट नाइट मैंने गुड मेमोरीज बनाई। इतने में फेंग का कॉल आता है। तो याओ से कहते कि तुमने मेरा कार्ड ब्लॉक करा के अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हारे ड्रामे में काम नहीं करूंगा। याओ गुस्से में उससे कहती है कि मैं भी अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं आज ही तुम्हें अपने ड्रामे से बैन कर रही हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है, जो देखकर लूसी उससे इम्प्रेस हो जाती है। एक सीन में फेंग अपनी गर्लफ्रेंड वैन वैन के साथ होटल रूम में होता है। वो उसे अपनी गोद में बिठाकर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, नेक्स्ट ड्रामे में तुम ही मेरी हीरोइन बनोगी। वैन वैन तो खुश होकर उससे कहने लगती है कि तुम कितने औसम हो। ये बोलकर वो शावर लेने चली जाती है। उसके जाते ही फेंग याओ को परेशान होकर कॉल करने लगता है, लेकिन याओ कॉल रिसीव नहीं करती। थोड़ी देर बाद याओ घर आती है तो उसकी स्टेप मॉम उसे रोककर पूछती है कि तुम आज इतनी जल्दी कैसे घर आ गई। याओ ने देखकर मन में सोचती है कि ये स्टेप मॉम है जो याओ को बहुत बुली करती है, मुझे इन्हें भी सबक सिखाना चाहिए। इतने में डैड उसे साथ बैठने के लिए बोलते हैं। याओ सोफे पर बैठकर मॉम को जवाब देने लगती है कि आप बहुत सेल्फिश है, आपको बस अपनी फिक्र रहती है। तो सुनकर डैड गुस्सा हो जाते हैं और उसे मॉम से सॉरी कहने को कहते हैं। इस स्टेप मॉम मन में सोचती है कि इसके बिहेवियर से नहीं लगता कि ये मुझसे माफी मांगेगी, और ये सही भी है, इससे दोनों बाप बेटी के बीच गलतफहमी हो जाएगी। इतने में याओ रिग्रेट फील करने का ड्रामा करते हुए मॉम से सॉरी कहती है, जिससे मॉम तो हैरान हो जाती है। मॉम उससे कहती है कि मुझे रूम में जाना है, तुम मुझे रूम में ले चलो। देन वो मॉम को ले जाने लगती है तो मॉम उसके अगेंस्ट ट्रिक प्ले करती है, जिसमें वो सीढ़ियों से गिरने का ड्रामा करते हुए याओ को कहती है मुझे नीचे धक्का मत दो। इतने में डैड वहाँ पर आ जाते हैं और मॉम नीचे गिर जाती है। इधर जियो का असिस्टेंट उसे याओ के डिटेल्स बताता है कि वो याओ फैमिली से है और उसकी स्टेप मॉम उसे बहुत परेशान करती है। अभी वो हॉस्पिटल में है और इसका सारा ब्लेम याओ के ऊपर डाला जा रहा है। जो सुनते ही जियो असिस्टेंट से कहते हैं कि हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल में डैड परेशान होकर बैठे होते हैं। याओ की स्टेप सिस्टर वहाँ पर आकर डैड से पूछने लगती है कि मेरी मॉम कैसी है। इतने में डॉक्टर वहाँ पर आती है और डैड उसे मॉम की हेल्थ के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि उनका मिसकैरेज हो गया है, जो सुनकर को बहुत गुस्सा आता है। वो याओ को सुनाने लगती है कि तुमने मेरी मॉम के साथ बहुत बुरा किया,
याओ ने समझाती कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी मॉम भी व्हीलचेयर पर वहाँ पर आ जाती है और अच्छे बनने का नाटक करते हुए कहती है कि याओ इनोसेंट है, उसे ब्लेम मत करो। जिया गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाती है कि तुमने मेरे सिबलिंग को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। डैड भी यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें अपनी स्टेप मॉम से माफी मांगनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। याओ ने बता दी कि बेबी पेट में पहले ही मर गया था, मेरे पास इसका एविडेंस भी है। ये बोलकर याओ सबको रिपोर्ट दिखाती है। जी जल्दी से वो रिपोर्ट उसे लेकर फाड़ देती है और कहती कि तुम्हें मेरी मॉम पसंद नहीं है, इसीलिए तुम ये नकली एविडेंस दिखा रही हो। डैड भी कहने लगते कि मुझे अपनी वाइफ के ऊपर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकती है, तुम अपनी गलती मान लो। याओ कहती कि मैं बिना गलती के सॉरी नहीं बोलूंगी। जो सुनकर डैड को तो गुस्सा आ जाता है, वो उसके ऊपर हाथ उठाते हैं, लेकिन तभी जियो वहाँ पर आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। जिया पूछती कि तुम कौन हो और याओ को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, कहीं तुम याओ के बॉयफ्रेंड तो नहीं। याओ जियो का हाथ पकड़कर उसे जवाब देती है कि इसमें बुराई क्या है, तुम्हें जलन हो रही है क्या। जो सुनकर जिया डैड से याओ के अगेंस्ट कंप्लेन करने लगती है कि याओ आपके सामने मुझे कितनी बुरी तरीके से बात कर रही है, इसने मॉम को भी मारने की कोशिश की, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हम। डैड गुस्से में कहते हैं कि तुम हद से ज्यादा बोलने लगी हो याओ। इतने में जीव कहता है कि कोई कितना भी ट्राई कर ले एविडेंस मिटाने का, लेकिन मैं सच सामने ला ही दूंगा। इतना बोलकर वो डॉक्टर को वहाँ पर बुलाता है। डॉक्टर डैड को बताते हैं कि आपका बेबी पहले ही मर गया था। एविडेंस देखने के बाद डैड मॉम को डांटने लगते हैं कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई थी। मॉम परेशान होकर मन में सोचती है कि मैंने सारे एविडेंस हटवा दिए थे, फिर इस लड़के को एविडेंस कैसे मिल गया। इतने में जिया डैड को समझाने लगती है कि मॉम ने भले ही बेबी के बारे में आपको नहीं बताया, लेकिन मॉम को धक्का तो याओ ने ही दिया था, कम से कम इसे इस बात के लिए तो माफी मांगनी चाहिए। याओ ने एक वीडियो दिखाती है जिससे पता चलता है कि मॉम खुद ही सीढ़ियों से गिरी थी, जो देखकर डैड मॉम और जिया को डांटने लगते हैं कि तुम दोनों ने बहुत बुरा ट्रिक प्ले किया है, इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये बोलकर वो दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। उनके जाते ही डैड याओ से कहते कि मुझे माफ करना, मैंने गलतफहमी की वजह से तुम्हें बहुत ब्लेम किया। याओ सैड होकर कहती कि मुझे पहले ही पता था कि आप मेरे साथ कैसा बिहेव करने वाले हैं, इसलिए मुझे शौक नहीं लगा, मैं इसके लिए पहले से प्रिपेयर थी। ये बोलकर वो चली जाती है। अब कार में बैठकर जियो याओ से पूछता है कि अपने डेट को माफ क्यों नहीं कर देती हो। याओ उसके सवाल का जवाब दिए बिना उसके क्लोज आकर कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ट्रबल में हूँ और तुमने एविडेंस कैसे ढूंढे, आखिर तुम हो कौन। जियो कहता है कि तुम मुझे डराओ मत, मुझे लगा तुम्हें बचाना चाहिए इसलिए मैं यहाँ आ गया। याओ उससे उसका नाम पूछती है, जियो उसे अपना नाम बताता है। याओ सोचती कि मैंने इसका नाम आज से पहले कभी नहीं सुना, जिसके बाद याओ उसके क्लोज होने लगती है। जियो कहता है कि तुम मेरे इतने क्लोज हो रही हो, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये बोलकर वो याओ को किस करने लगता है, तभी फेंग वहाँ पर आ जाता है। याओ जियो से कहती है कि तुम मेरा वेट करो, मैं इस प्रॉब्लम से निपट कर आती हूँ। जियो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। याओ मना करती है कि मैं खुद अपनी प्रॉब्लम हैंडल कर सकती हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो कार से बाहर जाती है। फेंग उसे कहने लगता है कि तुमने मुझसे रोल क्यों छीन लिया, क्या तुम मेरा करियर स्पॉइल करना चाहती हो। याओ कहती कि तुमने ही कहा था कि तुम्हें रोल नहीं चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें निकाल दिया। देन फेंग जियो को देखकर पूछता कि ये कौन है। याओ बताती कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर फेंग कहने लगता है कि तुम कितनी सेमलेस हो, किसी का करियर बर्बाद करके मजे ले रही हो। तब जियो से पूछ करके वार्निंग देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से अच्छे से बिहेव करो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फेंग याओ को कहने लगता है कि एक दिन तुम्हें अपने किए पर रिग्रेट होगा और तुम मुझसे माफी मांगने आओगी। ये बोलकर वो चला जाता है। उसके जाते ही जियो याओ से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में रिग्रेट हो रहा है। वो कहती कि हाँ, मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैंने इतने सालों तक इस बेवकूफ़ को झेला, मुझे इसे पहले ही निकाल देना चाहिए था। इतने में जियो याओ को गोद में उठाकर कार में बिठा देता है और उसे किस करने लगता है। इसे फेंग को कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि याओ ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है। वो अपनी मॉम से कहता है कि आप सब रेडी हो जाओ, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, हम सब वहीं जाएंगे। जो सुनकर मॉम खुश हो जाती है और कहती कि मैं अपने रिलेटिव्स को भी बता देती हूँ। दूसरी तरफ याओ को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि फेंग उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने जा रहा है। याओ कॉल पे कहती है कि उस फेंग की अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। देन वो जियो के पास आकर कहने लगती है कि जल्दी उठो, हमें साथ में कहीं जाना है। इधर फेंग विला पहुंचते ही सबके सामने अपनी तारीफें खुद ही करने लगता है कि मैंने ये विला खरीद लिया है। उसके रिलेटिव्स उसकी तारीफ करने लगते हैं कि तुम कितना इंटेलिजेंट हो और काफी फेमस भी हो। फेंग की मॉम कहती कि मेरा बेटा बहुत फेमस हो गया है, इसके काफी फैंस भी हैं। इतने में याओ जियो के साथ वहाँ पर आ जाती है। फेंग उसके पास आकर उसे धीरे से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, यह मेरे सारे रिलेटिव्स हैं, तुम चली जाओ यहाँ से। मॉम कहती है कि तुम जरूर मेरे बेटे के पीछे पड़ी होगी उसका फेम देखकर, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी बदतमीज लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। याओ ने बताती कि ये विला मैंने खरीदा है, आपके बेटे ने नहीं।
जो सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फेंग कहते हैं कि इसे कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। देन फेंग याओ पे गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरे लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करती हो। ये बोलकर वो याओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जियो उसे पुश करके कहता है कि अपनी लिमिट में रहो। तुम्हारे पास तो एक टॉयलेट खरीदने के भी पैसे नहीं है, फिर तुम इतना लग्जरियस विला कैसे खरीद सकते हो। फेंग कहता है कि तुम हमारे मैटर में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, तुम्हारी एबिलिटी क्या है। या उसका हाथ पकड़कर फेंग से कहती है कि जियो तुमसे ज़्यादा डिजर्विंग पर्सन है, तुम इसके आगे कुछ भी नहीं हो। देन वो अपने असिस्टेंट को बुलाकर विला के लीगल पेपर्स दिखाती है। ये सब देखकर फेंग की मम को गुस्सा आ जाता है और वो अपने रिलेटिव से याओ के ऊपर अटैक करने को कहती है। इतने में जियो अपने गार्ड्स को अंदर बुला लेता है और सबको विला से बाहर निकालता है। बाहर निकलकर मॉम फेंग से पूछती कि ये सब क्या हो रहा है। डैड भी उसे कहने लगते हैं कि जो भी बात है हमें सच बताओ। वो बताता है कि वो लड़की रिच फैमिली की एल्डर डॉटर है और ये विला उसी का है, जो सुनकर मॉम हैरान हो जाती है और फेंग का कान पकड़कर उसे डांटती है कि तुमने रिच फैमिली की डॉटर से दुश्मनी क्यों मोल ली, तुम उसे माफ़ी मांगकर उसके क्लोज होने की कोशिश करो। अब रात में जियो याओ के साथ रूम में होता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। याओ उसे रोकने के लिए बहाने करने लगती है। तुमने अपना चेकअप तो करवाया है ना, कहीं तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं, मुझे भी हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जियो उसके दोनों हाथों को ब्लॉक करके उसे कहता है कि यह सब सोचने के लिए अब काफ़ी देर हो गई है। इतना बोलकर वो याओ की ड्रेस को अपने मुंह से खोलने लगता है। तभी बाहर रूम के बाहर सर्वेंट आकर उन्हें बताती है कि फेंग याओ से मिलने के लिए आया हुआ है। याओ मुंह बनाकर कहती है कि उसकी टाइमिंग बहुत बुरी है। फिर वो दोनों फेंग के पास जाते हैं। फेंग याओ को देखते ही कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है, तुम जियो को छोड़ दो, मैं एक लॉयल बॉयफ्रेंड बनूंगा। याओ जियो के क्लोज जाकर फेंग को कहती है कि मैं बस जियो से प्यार करती हूँ, अब तुम अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दो। फेंग सैड होने की नौटंकी करते हुए कहता है कि तुम बस मुझे एक बार माफ़ कर दो, देखो मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। याओ कहती है कि तुम अपने घुटनों पर बैठकर अपनी गलती मानो, उसके बाद ही मैं तुम्हें माफ़ करने का सोचूंगी। जो सुनकर फेंग गुस्सा हो जाता है और मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर यह जियो से कहती कि अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जियो खुश होकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे लूसी याओ के पास आकर कहती है कि तुम तो मुझे भूल ही चुकी हो, और कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। लूसी कहती कि जब से तुम्हें बॉयफ्रेंड मिला है तुम मुझे याद नहीं करती हो। तो याओ से सॉरी कहती है। देन लूसी उसे जियो के बारे में पूछने लगती है। याओ कहती कि मुझे पता नहीं वो क्या काम करता है, लेकिन वो ज़्यादा रिच नहीं है। तो लूसी उसे बताती कि एक फेमस कार रेस शुरू हो रही है, क्यों ना तुम उसे पार्टिसिपेट करने को बोलो, इससे उसे बहुत फेम मिलेगा। याओ कहती है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैं अभी जियो को बुला लेती हूँ। ये बोलकर वो उसे मैसेज कर देती है। इधर जियो अपने फ्रेंड हान के साथ एक कैफे में बैठा होता है। याओ का मैसेज आते ही वो स्माइल करते हुए पढ़ने लगता है। उसे स्माइल करता देख हान कहता है कि जरूर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मैसेज किया होगा, इसीलिए तुम इतना प्लस कर रहे हो। जियो कहता है कि तुम तो बहुत समझदार हो, सच में मेरी गर्लफ्रेंड ने ही मैसेज किया है। जो सुनकर हान हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बन गई। जियो से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में डिटेल बताऊंगा, अभी मुझे जाना होगा। थोड़ी देर बाद जियो रेसर की ड्रेस पहनकर याओ के पास पहुंच जाता है। लूसी उससे कहती है कि एक बार तुम इस कार को चेक कर लो, ये सही से काम कर रही है या नहीं। जियो कार चेक करके उन्हें बताता है कि इसके इंजन में थोड़ी प्रॉब्लम है। लूसी टूल्स लाकर जियो को देती है और जियो कार ठीक करने लगता है। लूसी उसे देखकर याओ से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत स्मार्टली कार ठीक कर रहा है, लगता है वो मैकेनिक है। तभी फेंग वैन वैन के साथ वहाँ पर आ जाता है और जियो से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम एक मैकेनिक हो, तुमसे अच्छी कंडीशन में तो मैं हूँ। तब याओ जियो का साथ देते हुए कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड हर चीज़ में परफेक्ट है, तुम्हारी तरह लेजी नहीं है। फेंग कहता है कि एक कार रेस करके देख ही लेते हैं कि कौन परफेक्ट है। याओ मना करती है तो जियो उसे रोककर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और याओ को समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं रेस जरूर जीतूंगा और इस फेंग का मुंह बंद करूंगा। थोड़ी देर बाद रेस स्टार्ट होती है और याओ डर के मारे सीट को जोर से पकड़ लेती है। जियो फेंग को ओवरटेक करके रेस जीत जाता है, जिससे याओ खुश होकर कार से निकलती है। देन वो फेंग को थप्पड़ मारकर उसे सुनाने लगती है कि तुम्हारी वजह से हम मर सकते थे, तुमने इतनी स्पीड में हमें ओवरटेक क्यों किया था। फेंग चिल्लाकर कहते कि तुम मुझे इतने लोगों के सामने मार कैसे सकती हो। याओ उसे किक करके कहती है कि मैं तुम्हें और मारूंगी। इतने में जियो आकर उसे गोद में उठाकर पीछे करता है। तभी कार का मैनेजर आकर कहने लगता है कि आप लोगों ने कार को डैमेज किया है तो आपको कंपनसेट करना होगा। उसके आते ही जियो अपना मुंह छुपाने लगता है। तभी मैनेजर उसे बॉस कहता है तो याओ से पूछने लगती है कि मैनेजर तुम्हें बॉस क्यों कह रहा है। जियो याओ का ध्यान भटकाता है और मैनेजर को किक करके अनजान बनने का इशारा करता है। देन जियो याओ से कहता है कि ये कोई गलतफहमी है, मैं तो बस एक नॉर्मल मैकेनिक हूँ। मैनेजर भी ड्रामा करने लगता है कि ये सच कह रहे हैं, मुझे ये कोई रिच मैन लगे थे इसीलिए मैंने इन्हें बॉस कहा था।
याओ कहती है कि आपकी कार फेंग की वजह से डैमेज हुई है, इसलिए वो आपको पैसे देंगे। फेंग तो तुरंत मासूम बनते हुए याओ से कहने लगता है कि सॉरी, मैंने ऊंची आवाज में तुमसे बात की, तुम मेरे बदले पैसे दे दो। याओ कहती कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी? मैं रिच फैमिली से हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे लूटोगे। अपनी प्रॉब्लम खुद हैंडल करो। ये बोलकर याओ जियो और लूसी को लेकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में याओ की फैमिली उसके घर में उसका वेट कर रही होती है। याओ जियो के साथ घर पहुंचती है और सबको वहां पर देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो अपने भाई वांग से पूछती है कि आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं। तब डैड उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हें इतनी डेंजर कार रेस में जाने की क्या जरूरत थी, तुमने अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाला। इतने में स्टेप मॉम डैड को भड़काते हुए कहती कि याओ अब बड़ी हो चुकी है, इसीलिए अपने मन का करने लगी है। जिया कहती है कि याओ जरूर फेंग के चक्कर में रेस में गई होगी, ये उसके लिए बिल्कुल पागल थी। जो सुनकर वांग याओ के पास आकर उससे पूछता है कि तुम अभी भी फेंग को लाइक करती हो। याओ बताती कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। फिर जियो सबको समझाता है कि आप सब याओ के ऊपर गुस्सा मत कीजिए, मैंने इसे रेस के लिए फोर्स किया था। जो सुनकर वांग गुस्सा हो जाता है और जियो को कहता है कि तुमने क्या सोचकर इस पागलपन में याओ को शामिल किया था। जियो कहता है कि मैं जानता था मैं याओ को प्रोटेक्ट कर लूंगा, इसीलिए मैंने उसे रेस के लिए मनाया था। जिया कहती है कि तुम एक मैकेनिक हो, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। जियो कहता है कि मैंने प्रोफेशनल कार रेसिंग का लाइसेंस ले रखा है। जो सुनकर याओ हैरान हो जाती है। जियो सबको अपना लाइसेंस दिखाता है। वांग कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने प्रोफेशनल हो, लेकिन मेरी सिस्टर को कभी डेंजर में मत डालना। देन डैड सबसे कहते हैं कि आज हम साथ में डिनर करने रेस्टोरेंट जाएंगे। नेक्स्ट सीन में सब डिनर कर रहे होते हैं। डैड याओ से कहते कि कल से तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करना, अब तुम कंपनी चलाने के लिए कैपेबल हो चुकी हो। तो स्टेप मॉम डैड को कहती है कि कंपनी में जिया के लिए भी कोई पोस्ट खाली करो। डैड मना करते हैं कि अभी जिया यंग है, उसने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया, इसलिए उसे कंपनी ज्वाइन करने में टाइम लगेगा। जो सुनकर जिया गुस्सा हो जाती है और याओ को सुनाने लगती है कि तुम हमेशा मेरा हक मुझसे छीन लेती हो, तुम बहुत सेमलेस लड़की हो। तभी वांग उसे थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि याओ से इस तरह से बात मत करना, वो मेरी सिस्टर है। जिया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। याओ भी अपने डैड को बाय बोलकर जियो के साथ चली जाती है। कार में आते ही याओ जियो से पूछने लगती है कि तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है, तुमने इतनी एक्सपेंसिव लाइसेंस कैसे अचीव किए। कार रेसर को तो बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं ड्राइविंग सीखने के लिए। जियो से झूठ बोल देता है कि पहले मेरी फैमिली की कंडीशन अच्छी थी, तभी मैंने लाइसेंस ले लिया था, उसके बाद मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई। याओ कहती है कि मुझे कभी झूठ मत कहना, मुझे झूठ से नफरत है। जियो कहता है कि मैं भला तुमसे क्यों झूठ कहूंगा, मैं सच में एक मामूली मैकेनिक हूँ। नेक्स्ट डे याओ ऑफिस जाती है और अपने पर्सनल केबिन को देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसकी असिस्टेंट वहाँ पर आती है और उसे जियो की डिटेल्स देती है। याओ पेपर देखकर सोचती है कि जियो के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता क्यों नहीं चल पा रहा है। तभी असिस्टेंट उसे एक इनविटेशन कार्ड देती है और बताती है कि आपको कल एक पेंटिंग की नीलामी में जाना है। नेक्स्ट सीन में याओ रेडी होकर जियो के पास आती है और उसे ड्रेस का जिप लगाने को कहती है। जियो उसका जिप लगाकर उसे बेखक कर लेता है और उसके नेक पर किस करने लगता है। याओ उसे पुश करके कहती है कि तुम हर टाइम शुरू हो जाते हो, अभी हमें पार्टी में जाना है, थोड़ा खुद पर कंट्रोल करो। ये बोलकर वो जाने लगती है। जियो उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही लेकर जाऊंगा। फिर उसे अपनी गोद में उठाकर पार्टी में जाने के लिए निकल जाता है। अब वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं। फेंग याओ को देखकर अपने बॉस से कहता है कि आज नीलामी में ये मेरी हेल्प करेगी। मुझे पता है याओ मुझे शुरू से ही बहुत लाइक करती आई है, इसके दिल में आज भी मैं ही हूँ। थोड़ी देर बाद याओ जियो के सर पर बैठती है। फेंग भी वहाँ चला जाता है और उनके पास जाकर बैठ जाता है। अब ऑक्शन स्टार्ट होता है और फेंग सबसे ज्यादा बोली लगाता है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर आई दो लेडीज आपस में गॉसिप करती हैं कि ये लड़का कितना रिच है, पहली बोली में ही इसने इतने ज्यादा पैसे लगा दिए। फेंग याओ से पैसे मांगता है। याओ कहती कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा जिद्दी लड़का नहीं देखा, तुम अब मुझे परेशान करना छोड़ दो। फेंग कहता है कि यहाँ बहुत लोग हैं, मैंने बोली लगा दी है, तुम मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इतने में होस्ट वहाँ पर आकर फेंग से कहती है कि आपने सबसे ज्यादा बोली लगाई है, इसीलिए वो पेंटिंग आपकी है, आप मेरे साथ चलकर पेमेंट कर दीजिए। जो सुनते ही याओ उठकर वहाँ से जाने लगती है और जियो फेंग को चिढ़ाते हुए ऑल द बेस्ट बोलकर चला जाता है। फेंग बचने के लिए अपने बॉस से पैसे मांगता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बहुत पैसे दिए हुए हैं, मैं तुम्हारे ऊपर और इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर वो भी चला जाता है। याओ की स्टेप मॉम वहाँ पर आकर फेंग से कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी। फेंग कहता है कि थैंक्स, आपने मेरी हेल्प की है, मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। स्टेप मॉम कहती कि मुझे पैसे रिटर्न नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि तुम याओ को और ज्यादा बुली करो।
फेंग उन्हें हाँ बोल देता है और वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। अब रात में आओ जीव के साथ बातें कर रही होती है, तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे पता चलता है कि वांग का एक्सीडेंट हो गया है, जो सुनकर वो घबरा जाती है और जीव के साथ तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल आकर वो वांग से उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है। डैड भी वांग से पूछने लगते हैं कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। वांग बताते कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। शायद वो कार जीव ग्रुप के प्रेसिडेंट की थी। तो उनका मॉम डैड को और भड़काने लगती है कि वांग कब से एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीव ग्रुप भी उसी प्रोजेक्ट के पीछे है, इसीलिए उन्होंने अपना रास्ता क्लियर करने के लिए ये किया होगा। जो सुनते ही जीव ने कहता है कि मुझे कुछ काम है और वहाँ से चला जाता है। तो मॉम याओ से कहने लगती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना मैनरलेस है। यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड की फैमिली ट्रबल में है और उसे अपने काम की पड़ी है। याओ कहती कि आप मेरे बॉयफ्रेंड की फिक्र ना करें, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी बहुत अच्छे से आती है। थोड़ी देर बाद याओ हॉस्पिटल से निकलती है तो उसे जियो अपने असिस्टेंट के साथ कार में बैठे हुए दिखता है। वो तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करके पता लगाने को कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग याओ ब्रेकफास्ट बना रही होती है, तभी उसकी असिस्टेंट उसे कॉल करके बताती है कि वो आदमी जियो ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर जियो का पर्सनल असिस्टेंट था। जो सुनकर याओ हैरान होकर गिरने लगती है, तभी जियो वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है। याओ से कहती है कि तुम सच सच बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम भी मिस्टर जियो से मिलता है, कहीं तुम जियो ग्रुप के प्रेसिडेंट तो नहीं। जियो मन में सोचता है कि याओ अभी जियो ग्रुप से बहुत गुस्सा है, इसीलिए मुझे अभी इसे अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बतानी चाहिए। इतने में याओ से लास्ट नाइट की पिक्चर दिखाकर बताती है कि मैंने तुम्हें मिस्टर जियो के असिस्टेंट के साथ देख लिया था। जियो कहते कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं तो बस एक मैकेनिक हूँ, मैं मिस्टर जियो की कार रिपेयर करने गया था। जो सुनकर याओ रिलैक्स फील करती है और कहती कि अच्छा हुआ तुमने मुझे क्लियरिटी दे दी, नहीं तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती। मुझे वो जियो ग्रुप का खड़ूस प्रेसिडेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जियो याओ का गुस्सा शांत करने के लिए उसे रोककर खुद कुकिंग करने लगता है। अब थोड़ी देर बाद दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। याओ वांग को बताती है कि आज जियो ने आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया है। इतने में वहाँ जियो का असिस्टेंट ढेर सारे गिफ्ट्स के साथ आता है और वांग से कहता है कि सॉरी, हमारी वजह से आपकी ये हालत हुई। कार मैं ड्राइव कर रहा था, वो एक्सीडेंट गलती से हो गया था। ये बोलकर असिस्टेंट वांग को प्रोजेक्ट की फाइल दे देता है और कहते हैं कि मिस्टर जियो बहुत ही हम्बल इंसान है, उन्होंने आपके लिए सारे गिफ्ट भेजे हैं, आपको जो भी कार या ज्वेलरी पसंद हो आप ले सकते हैं। वांग गिफ्ट लेने से मना करता है और उसे माफ कर देता है। उनके जाते ही आप हैरान होकर वांग से कहती है कि कहीं ये सब सपना तो नहीं। फिर दोनों भाई बहन एक दूसरे को पिंच करते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि ये सब सच था। फिर यह जियो से कहती है कि टीचर तुमने ही कल मिस्टर जियो को बनाया होगा प्रोजेक्ट देने के लिए। जियो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैंने तो बस रिक्वेस्ट की थी। मिस्टर जियो इतने अच्छे इंसान हैं कि तुरंत मान गए। नेक्स्ट डे याओ ऑफिस में होती है। लूसी वहाँ पर आकर उसे जियो के बारे में पूछती है। याओ कहती कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। लूसी कहती है कि मैंने ये पहली बार सुना है कि एक मैकेनिक बिजनेस ट्रिप पर गया है। तभी याओ के फ़ोन पर एक वीडियो आता है जिसमें वैन वैन जियो के नशे में होने का फ़ायदा उठा रही थी। जो देखते ही याओ तुरंत उसके पास जाने के लिए निकल जाती है। इधर जियो अपने एक बिजनेस डील की वजह से क्लब में गया हुआ था, जहाँ वैन वैन उसके ड्रंक होने की वजह से उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। तभी याओ वहाँ पर पहुँच जाती है। फेंग भी वहीं पर होता है और उनकी वीडियो बना रहा होता है। याओ के आते ही फेंग उसे भड़काने लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, वो मौका मिलते ही मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्लोज हो रहा है। जो सुनते ही याओ फेंग का हाथ मोड़ देती है और कहती है कि मुझे भड़काना बंद करो। लूसी याओ के कहने पर वैन वैन को लेकर वहाँ से चली जाती है। देन याओ फेंग की बातों को इग्नोर करके जियो को लेकर उस क्लब से निकल जाती है। एक सीन में जियो नशे की हालत में बाथटब में बैठा होता है, तभी वहाँ पर याओ आती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। जियो से किस करने लगता है जिससे याओ को गुस्सा आता है। वो उसे धक्का देकर कहती है कि खुद को संभालो। ये बोलकर वो बाहर चली जाती है। देन जियो फ्रेश होकर आता है और उसे हक कर लेता है। याओ कहती कि अभी मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे फिजिकल चेकअप करवाना है। जो सुनकर जियो पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक गंदा इंसान हूँ या मुझ में कोई कमी है। याओ कहती कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, बस अपना चेकअप करवाना है मुझे। देन जियो याओ को दीवार के पास ले जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन याओ अपना फेस टर्न कर लेती है जिससे जियो गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारता है। वहाँ से फिर बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाता है। असिस्टेंट पूछता है कि क्या याओ ने आपको घर से निकाल दिया। जो सुनकर जियो अपना हाथ देखता है जिसमें से खून निकल रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग याओ डाइनिंग टेबल पर आती है और सर्वेंट से जियो के बारे में पूछती है। सर्वेंट बताते कि जियो तो रात भर से घर ही नहीं आया है। जो सुनकर याओ परेशान हो जाती है और गुस्से में खाना खाने लगती है और सर्वेंट से फिर कहती कि खाने का टेस्ट अच्छा नहीं है। जो सुनकर सर्वेंट खाना टेस्ट करती है और कहती कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका टेस्ट तो रोज की तरह ही है। देन सर्वेंट उसे एक पेपर लाकर देती है और बताती कि ये जियो ने आपको देने को कहा है। या उस पेपर को देखती है जो कि मेडिकल रिपोर्ट होती है।
जिसके बाद हम शूटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टर वैन वैन और फैंग को बताती है कि तुम दोनों के अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हें एक्टिंग जरा भी नहीं आती है। जो सुनकर वैन वैन फैंग को कहती है कि मैंने सुना है कि याओ और जियो का ब्रेकअप हो गया है, इसलिए अब तुम याओ से बात कर सकते हो। तभी वहाँ पर याओ आती है तो डायरेक्टर उसे बताती कि इन दोनों को कुछ नहीं आता है। जो जानकर याओ कहती है कि इन्हें रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये बोलकर वो फैंग के पास जाती है। वैन याओ से कहती कि हम दोनों की एक्टिंग अच्छी है ना। याओ कहती कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं तुम दोनों को निकाल रही हूँ। वैन याओ से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे और फैंग के रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे पीछे ऐसा कुछ नहीं है। याओ कहती है कि तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ और मुझे फैंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ भी लगा देती है। देन वहाँ पर जियो आता है और उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें फैंग और वैन वैन एक दूसरे के क्लोज होते हैं, जो देखकर वहाँ पर मौजूद लोग उनके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। फिर याओ अपने असिस्टेंट को बुलाती है और कहती कि फैंग और वैन वैन को यहाँ से निकाल दो। असिस्टेंट उन दोनों को बाहर ले जाती है और कहती कि अगर दोबारा तुम दोनों यहाँ पर आए ना तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। तो वैन फैंग को थप्पड़ लगा देती है और कहती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब हम दोनों का करियर भी खत्म हो गया, और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर याओ और जियो आते हैं, जो देखकर फैंग चुप कर उनकी बातें सुनता है और याओ पर अटैक करने जाता है। तभी जियो बीच में आ जाता है और उसे चोट लग जाती है, जो देखकर फैंग वहाँ से भाग जाता है। याओ बहुत डर जाती है और अपने असिस्टेंट से हॉस्पिटल चलने को कहती है। हॉस्पिटल को होश आता है, जो देखकर याओ रोते हुए कहती कि मैं बहुत डर गई थी, अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना मुझे लगा मैं तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगी, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी। तो सुनकर जियो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इसीलिए तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है। याओ फैंग के पास जाती है जहाँ पर उसके असिस्टेंट ने फैंग को किडनैप करके बुरी हालत कर रखी होती है। याओ उससे कहती है कि तुमने जियो को हट करके अच्छा नहीं किया, इसलिए अब तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। ये बोलकर वो उसे बहुत पिटने लगती है, जिससे फैंग रोते हुए उससे माफी मांगने लगता है। फिर वहाँ पर याओ के गार्ड्स आते हैं और फैंग को पुलिस के पास लेकर चले जाते हैं। याओ अपने असिस्टेंट से कहती है कि तुम हॉस्पिटल जाकर जियो की केयर करो। नेक्स्ट सीन में याओ जियो से मिलने हॉस्पिटल आती है और देखती है कि जियो अकेला है। वो उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा है, और वांग कहाँ गया। जियो बताता कि मैंने खुद ही वांग को भेज दिया है क्योंकि वो थक गया था, और उसे अपने बेड पर सोने के लिए बुलाता है, जिससे याओ चिढ़ जाती है। कहती कि फिर मैं भी यहाँ से जाती हूँ। तभी जियो पेट दर्द का बहाना करने लगता है और उसे रुकने को कहता है। याओ उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ बेड पर सो जाती है। जियो उसे हक करके खुश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग याओ उठती है तो वो अपने सामने वांग को देखकर हैरान हो जाती है और पूछती कि तुम यहाँ कब आए। वांग बताता कि मैं बस थोड़ी देर पहले ही आया। फिर वो जियो की तरफ देखती है और कहती कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। वो कहता कि तुम इतने आराम से सो रही थी तो नहीं उठाया। वांग उन्हें बताता है कि मैं तुम लोगों के लिए खाना लाया हूँ। याओ सोचने लगती है कि जल्दी डेट का बर्थडे आने वाला है, जिसके लिए मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। देन वांग वहाँ पर खाना रखकर चला जाता है। याओ जियो के पास से उठने लगती है और कहती कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जियो खाने की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो तो वांग ने पहले ही ला दिया है, क्या तुम बहाना करके यहाँ से जाना चाहती हो। जो सुनकर वो ब्लश करती है और कहती कि मैं अभी ये खाना सर्व करके लाती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। देन जियो का असिस्टेंट वहाँ पर आता है और उसे डॉक्यूमेंट दिखाता है। जियो कहता है कि तुम एक गिफ्ट तैयार करो क्योंकि कल याओ के डेट का बर्थडे है और मुझे उन्हें गिफ्ट देना है। तभी वहाँ पर याओ आती है और जियो को उसके असिस्टेंट के साथ देखकर सस्पिशियस हो जाती है और पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियो अपने असिस्टेंट को चिमटी करता है और उसे झूठ बोलने को कहता है। असिस्टेंट कहता है कि मैं बस ऐसे ही जियो की तबीयत पूछने आया था। ये बोलकर वो चला जाता है, जिससे याओ जियो से कहती है कि क्या तुम्हारा और असिस्टेंट का कुछ चल रहा है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो। जियो से समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे याओ के डेट का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। तभी वहाँ पर याओ जियो के साथ आती है और अपने डेट को गिफ्ट देती है। वो उन्हें जियो का गिफ्ट देते हुए बताती है कि ये जियो ने खास आपके लिए मंगवाया है। जो सुनकर जिया और उसकी मॉम कहने लगती है कि जियो तो एक कार रिपेयर करने वाला है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से होंगे कि वो अच्छा गिफ्ट ला सके। तो सुनकर जियो याओ के डेट को बताता है कि मैंने आपके लिए बहुत लग्जरी टी कप लाया है जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो याओ के डेट गिफ्ट चेक करते हैं और कहते हैं कि ये तो असली लग रहा है। जिया और उसकी मॉम उस गिफ्ट का मजाक उड़ाने लगती हैं कि ये नकली हो सकता है क्योंकि जियो के पास इतने पैसे नहीं है, वो तो बहुत गरीब है। तभी वहाँ पर जियो का असिस्टेंट आता है और सबको बताता है कि ये कप असली है। अचानक से असिस्टेंट को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो रिचेस्ट बिजनेसमैन का असिस्टेंट है, अगर ये कह रहा है तो असली ही होगा। फिर सबको यकीन हो जाता है कि जियो का गिफ्ट सच में असली है। फिर याओ जियो को साइड में ले जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हारा असिस्टेंट के साथ क्या चल रहा है जो वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गया, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। जो सुनकर जियो उसके सर पर मारता है और कहता है कि ये बेकार की बातें सोचना बंद करो,
ये बोलकर वो एक कॉल का जवाब देने चला जाता है। याओ जिया और उसकी मॉम को कहती है कि आप दोनों हमेशा बकवास करते रहते हैं, आप लोगों को हमेशा पैसों की पड़ी रहती है, जबकि गिफ्ट देने वालों की नीयत देखी जाती है। जो सुनकर डैड भी उन दोनों को डांटने लगते हैं, जिससे सभी गेस्ट जिया और उसकी मॉम के बारे में गॉसिप करते हैं और जिया काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है। फिर जिया अपनी मॉम से कहती है कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रही है, अब उसे सबक सिखाना ही होगा। वही याओ उन दोनों को देखकर सोचती है कि ये दोनों इतनी आसानी से शांत बैठने वाली तो नहीं है जो ये कुछ गड़बड़ करने की सोच रही है। जिसके बाद यह वॉशरूम जाने लगती है, तभी वहाँ पर एक गुंडा आकर उसे किडनैप करके ले जाता है। तभी जिया के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो और उसकी मॉम स्माइल करने लगते हैं। जिया कहती कि मैं खुद वहाँ पर जाकर देखती हूँ कि हमारा काम हुआ या नहीं। ये बोलकर वो एक रूम में जाती है, जहाँ पर याओ आराम से बैठी होती है और जियो उस गुंडे को पकड़े होता है, जो देखकर जिया तो हैरान रह जाती है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वो गुंडा याओ को ले जा रहा होता है, तभी वहाँ पर जियो आता है और उसे बचा लेता है। अब प्रेजेंट में याओ जियो से कहती है कि जो सिया मेरे साथ करना चाहती थी, अब वो खुद इसके साथ होगा। ये बोलकर वो जिया को मेडिसिन दे देती है और उसे गुंडे के साथ उस रूम में लॉक करके चली जाती है। दूसरी तरफ एक गार्ड याओ के डैड को बताता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मैंने देखा कि याओ मैडम को कोई ले जा रहा था। जो सुनकर जिया की मॉम कहती कि तुम बकवास कर रहे हो, याओ एक स्मार्ट लड़की है, उसे कुछ नहीं होगा। डैड कहते कि हमें वहाँ जाकर चेक करना चाहिए। फिर वो लोग उसी रूम के पास जाते हैं और वहाँ से आने वाली आवाज़ सुनते हैं। जिया की मॉम कहती है कि मुझे लगता है याओ किसी मैन के साथ अंदर है, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वहाँ पर याओ आती है और डैड से पूछती कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। याओ को देखकर मॉम हैरान हो जाती है और कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। याओ पूछती कि आपके हिसाब से मुझे कहाँ होना चाहिए। तब डैड वांग को वो गेट तोड़ने के लिए बोल देते हैं। फिर सभी अंदर जाते हैं और वहाँ पर जिया को किसी मैन के साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। मॉम जिया को अपनी तरफ करती है और पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिया सारा इल्ज़ाम याओ पर डालने लगती है और कहती कि ये सब याओ ने किया है, उसने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। जो सुनकर डैड उसे थप्पड़ लगा देते हैं और कहते कि तुम खुद ही गलती कर रही हो और उसके सर पर डाल रही हो, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं बची है। वही बाकी के गेस्ट भी जिया के बारे में गॉसिप करने लगते हैं, जो सुनकर मॉम को तो बहुत गुस्सा आता है। वो उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। फिर डैड जिया पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये सब घटिया काम करना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। देन वो वांग से कहते हैं कि इस आदमी को जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल दो और इस बात का ध्यान रखना कि ये खबर बाहर नहीं जाए। वो सभी फिर वहाँ से चले जाते हैं। जिया मॉम से कहती है कि याओ का बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मैं उसे सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में जियो फ्रेश होकर याओ के पास आता है। याओ उसे अपने क्लोज करती है और उसका शर्ट उतारने लगती है, जो देखकर जियो कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। याओ कहती है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारी चोट देख रही हूँ, इसीलिए अपनी मेडिसिन लेकर आओ। ये बोलकर वो उसे मेडिसिन लगाती है और उसकी चोट पर किस कर लेती है, जिससे जियो अपना कंट्रोल खो देता है और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे याओ अपने ऑफिस जाती है, जहाँ पर उसके असिस्टेंट उसे प्रोजेक्ट पेपर दिखाती है और बताती है कि आपकी मीटिंग होने वाली है। याओ पूछती है कि क्या तुमने ये फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में दी है। असिस्टेंट बताती कि हाँ, वहाँ से हमें फंड्स वगैरह मिल गए हैं। जिसके बाद याओ घर आती है और अपनी फैमिली के साथ खाना खाने लगती है। डैड उससे उसके काम के बारे में पूछते हैं और उसे अप्रिसिएट भी करते हैं। जो सुनकर जिया की मॉम कहती है कि मुझे लगता है कि याओ अकेले काम करते करते थक गई है, इसीलिए अब उसे किसी साथी की ज़रूरत है। क्यों ना हम जिया को भी ऑफिस भेज दें, क्योंकि उसका ग्रेजुएशन तो ख़त्म ही होने वाला है। जो सुनकर डैड गुस्से में कहते हैं कि तुम क्या सोचती हो कि मैं पार्टी वाली बात भूल गया हूँ जो तुम मुझसे ये बात कर रही हो। डैड याओ से कहते हैं कि तुम अपना काम इसी तरह करती रहो, क्योंकि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। देन जिया अपनी मॉम के पास जाती है और पूछती है कि क्या डैड मुझे कंपनी में रखने के लिए मान गए। मॉम बताती है कि याओ के रहते ये नहीं हो सकता है, इसलिए हमें अब कुछ भी करके उसे ऑफिस से हटाना होगा। ये बोलकर वो दोनों याओ के खिलाफ प्लानिंग करने लगती है। इधर याओ अपने केबिन में बैठी जियो से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी असिस्टेंट आती है और बताती कि आपके घर से कॉल आया है, आपके डैड की तबीयत खराब हो गई है। जो सुनकर याओ घबरा जाती है और जल्दी से वहाँ से निकलती है। तभी ऑफिस के बाहर उसके वर्कर स्ट्राइक कर रहे होते हैं और मीडिया वाले उनका वीडियो कवर करने लगते हैं। जो देखकर याओ सोचने लगती है कि अचानक से इन वर्कर को क्या हो गया है। वो उनके पास जाती है और उनकी प्रॉब्लम पूछती है, तो वो लोग कहते हैं कि हमें हमारी सैलरी चाहिए क्योंकि हमें नहीं मिली है। जो जानकर याओ कहती कि ठीक है, मैं आप सभी को आपकी सैलरी दे दूंगी, इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए आप लोग शांत हो जाइए। याओ के असिस्टेंट भी उन्हें समझाती कि हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में बात करते हैं, आप लोग कुछ टाइम वेट करिए। सभी वर्कर वहाँ से चले जाते हैं। देन याओ अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि तुम सबसे पहले जिया और उसके मॉम का अकाउंट चेक करो, क्योंकि मुझे उनकी ट्रांजैक्शन की डिटेल चाहिए और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तैयारी करो।
दूसरी तरफ जियो का असिस्टेंट उसे बताता है कि याओ की कंपनी प्रॉब्लम में है। जो सुनकर वो असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से फ्लाइट बुक करो, मुझे याओ के पास जाना है। इधर जिया याओ की न्यूज़ अपनी मॉम और डैड को दिखाती है, जो देखकर मॉम कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि याओ एक लड़की है, इससे कंपनी नहीं संभलेगी। डैड कहते हैं कि ये सब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे याओ पर पूरा भरोसा है। अब नेक्स्ट डे याओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती है, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट ढेर सारे पैसे लेकर आती है। याओ उन वर्कर से कहती है कि मैं कभी भी आप सबकी मेहनत के पैसे नहीं रख सकती हूँ, इसीलिए आप लोग अपना अपना हिस्सा ले लीजिए। वर्कर खुश हो जाते हैं और जल्दी से पैसे ले लेते हैं। याओ सबको बताती है कि मेरी कंपनी को बर्बाद करने में जिया और उसकी मॉम का हाथ है। जो सुनकर एक एम्प्लॉय याओ पर सवाल उठाता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो और जिया को फंसा रही हो। वही जिया और उसकी मॉम भी इस पर गुस्सा करती है और कहती कि तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो। असिस्टेंट याओ के लैपटॉप पर एक पेन ड्राइव लगाती है और जिया के अकाउंट की डिटेल दिखाने लगती है, जो देखकर डैड और सभी हैरान हो जाते हैं। जिया गुस्से से याओ के लैपटॉप को फेंक देती है और कहने लगती है कि ये सब याओ का प्लान है ताकि वो मुझे फंसा सके। वही जिया की मॉम याओ से कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे और जिया को लाइक नहीं करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। डैड कहते कि मुझे याओ पर पूरा भरोसा है, अगर वो कह रही है कि ये सब तुम लोगों ने किया है तो ये सच ही होगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने हमेशा तुम दोनों को खुश रखा और तुम्हें जो चाहिए था वो दिया, फिर भी तुम दोनों ने हमारी कंपनी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। एक एम्प्लॉय कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब जिया ने किया है, ये सब याओ का किया हुआ है, इसीलिए उसे मारो। ये बोलकर सभी याओ पर बोतल वगैरह फेंकने लगते हैं। तभी वहाँ पर जियो आता है और याओ को प्रोटेक्ट करते हुए उनसे कहता है कि इस कंपनी का जो भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें शांत होना होगा। जो सुनकर सभी जियो का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम खुद इतने गरीब हो, भला तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तभी जियो अपने असिस्टेंट को बुलाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और असिस्टेंट से कहते हैं कि अब तुम ही जियो का राज बता सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा प्रेसिडेंट यानी कि जियो ग्रुप का प्रेसिडेंट बनने की एक्टिंग कर रहा है। असिस्टेंट एक वर्कर को थप्पड़ लगा देता है और सबको बताता है कि एक्चुअल में मेरे प्रेसिडेंट हैं, जो जानकर सभी हैरान हो जाते हैं और जियो से सॉरी कहने लगते हैं। वही याओ ये जानकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और कहती है कि क्या तुमने इतने टाइम तक मुझसे झूठ कहा था। जियो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल अभी ये मैटर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये बोलकर वो याओ के डैड को अपना क्रेडिट कार्ड देता है और बताता है कि इसमें बहुत पैसे हैं, जितना भी इस कंपनी का नुकसान हुआ है। फिर वो अपनी प्रॉपर्टी पेपर निकालता है और सबको बताता है कि मैंने अपने शेयर्स याओ के नाम कर दिए हैं। ये बोलकर वो उस पेपर पर साइन करता है और उसे याओ के डैड को दे देता है। तभी वो एम्प्लॉय डैड को बताता है कि उसने ये सब जिया और मॉम के कहने पर किया था, क्योंकि उन लोगों ने उसे पैसे देने का वादा किया था। जो सुनकर जिया और उसकी मॉम डर जाती है और कहने लगती है कि ये झूठ बोल रहा है। वो एम्प्लॉय अपना मोबाइल और कार्ड याओ के डैड को देता है और बताता है कि इसमें सारे प्रूफ हैं। डैड उन प्रूफ को देखते हैं और जिया और उसकी मॉम पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। यहाँ पर पुलिस आती है और इस एम्प्लॉय जिया और उसकी मॉम को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद याओ जियो से गुस्से में कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो अपने डैड के हाथ से जियो का दिए पेपर और कार्ड ले लेती है और जियो को वापस कर देती है और कहती कि मैं खुद अपना नुकसान उठा सकती हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। जियो से सॉरी कहने लगता है और बताता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो एक रिंग निकालता है और नीचे बैठकर याओ को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन याओ उसे रिजेक्ट कर देती है और उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जियो याओ के घर के नीचे आता है और उसका वेट करने लगता है। उसका असिस्टेंट उसके लिए कपड़े लेकर आता है और कहते हैं कि अब आपको किसी होटल में चले जाना चाहिए। याओ खिड़की से जियो को देखती है, जिसकी कि बैठे बैठे कमर अकड़ गई थी, जो देखकर याओ लूसी को कॉल करती है और उसे मिलने को बुलाती है। नेक्स्ट सीन में जियो हान के साथ ड्रिंक करने आता है और उसे अपने और याओ के बारे में बताता है, जो सुनकर हान हंसने लगता है और कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि याओ ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। वही दूसरी तरफ याओ लूसी को जियो के प्रपोजल के बारे में बताती है और कहती कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, जो जानकर लूसी तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी जियो याओ को देख लेता है और हान से कहता है कि तुम रुको, मैं आता हूँ। ये बोलकर वो याओ के पास जाता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन याओ गुस्से में कहती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन जियो उसे कंधे पर उठाकर बाहर लेकर आता है और उसे किस करने लगता है। याओ तो गुस्सा हो जाती है और उसे धक्का देकर दूर कर देती है। तब जियो उसे प्यार से मनाने लगता है और बार बार सॉरी कहते हुए उसे हक कर लेता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता। उसकी हरकतें देखकर याओ स्माइल करने लगती है और कहती कि ठीक है, लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। जियो कहता है कि बताओ तुम्हें क्या खाना है। वो उसे घर लेकर आता है।
यह डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है, तभी सर्वेंट आती है और बताती कि मैं आपका फेवरेट खाना लाई हूँ। या पूछती कि ये लाने के लिए आपसे किसने कहा। वो बताती कि वो जो बाहर खड़ा तुम्हारा वेट कर रहा है, उसने मुझे ये भेजने को कहा है। जो जानकर याओ कहती कि आप इसे ले जाकर फेंक दीजिए। सर्वेंट कहती कि मैंने बहुत टाइम लगा कर इसे बनाया है, आप इसे बर्बाद मत करो। या उस डिश को अपनी प्लेट में ले लेती है और सर्वेंट से कहती है कि अब जाकर आप ये पैकेट बाहर फेंक दीजिए। थोड़ी देर बाद वो सर्वेंट खाने का पैकेट डस्टबिन में फेंक कर जाने लगती है। जियो और उसका असिस्टेंट ये चीज़ देख लेते हैं। असिस्टेंट जियो से कहता है कि आपने याओ को बहुत धोखा दिया है, इसीलिए वो आपके साथ ऐसा कर रही है। आपको जाकर याओ से माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्हें मनाना चाहिए। जो सुनकर जियो उस पर गुस्सा करने लगता है। जिसके बाद वांग याओ के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ऑफिस आने से मना किया था, फिर भी तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो? अभी तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। याओ कहती कि मैं घर पर बोर हो रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना काम कर लूँ। यह वांग से जिया और उसकी मॉम के बारे में कहती है। वांग बताते कि अभी वो दोनों कस्टडी में हैं, लेकिन डैड उन्हें बेल करवाने के बारे में सोच रहे हैं और वो जिया को अब्रॉड भेजना चाहते हैं ताकि वो यहाँ पर रहकर उल्टे पुल्टे काम करना बंद कर दे। वैसे इस मैटर में तुम्हारा क्या ख्याल है? याओ कहती कि ये डैड का फैसला है, मुझे उनके यहाँ रहने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहाँ पर याओ की असिस्टेंट जल्दी में आती है और बताती कि जिया की मॉम का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए आपके डैड जल्दी में हॉस्पिटल गए हैं। जो सुनकर वो दोनों भी हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर वो डैड और जिया को बैठा देखते हैं। वहाँ पर डॉक्टर जिया की मॉम की बॉडी लेकर आते हैं और बताते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन इन्हें बचा नहीं सके। जो जानकर जिया बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है और अपनी मॉम को याद करके रोने लगती है। या सोचती है कि कहीं ये माँ बेटी मिलकर नाटक तो नहीं कर रही है, ताकि किसी तरह घर आ सके। डॉक्टर जिया की मॉम की बॉडी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिया रोते हुए बेहोश हो जाती है, जो देखकर वो लोग डर जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद डैड जिया के पास बैठे होते हैं। जिया होश में आती है और बच्चों की तरह कहने लगती है कि वो अब्रॉड नहीं जाना चाहती है। जो सुनकर डैड डॉक्टर से पूछते कि जिया को क्या हुआ है। डॉक्टर कहती है कि शायद इन्हें सदमा लगा है, इसीलिए अपने बचपन में चली गई है। जो जानकर डैड याओ से पूछते हैं कि क्या मैं जिया को हमारे घर ले जाऊँ, क्योंकि इसकी हालत खराब है। याओ कहती कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बोलकर वो सोचने लगती है कि मैं भी देखती हूँ कि जिया कब तक एक्टिंग कर सकती है। जिसके बाद याओ जिया के पास जाती है और उसे चॉकलेट खाने को देती है, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ पर डैड आते हैं और कहते कि तुम्हें पता है ना कि जिया को चॉकलेट से एलर्जी है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये बोलकर वो जिया को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। तभी वांग याओ को कॉल करके बताता है कि हमें हमारी मॉम की आखिरी निशानी नेकलेस के बारे में पता चल गया है, कल उसका ऑक्शन होने वाला है। वही दूसरी तरफ जियो का असिस्टेंट जल्दी में उसके पास आता है और बताता है कि मुझे याओ के मॉम के नेकलेस के बारे में पता चल गया है, कल उसका ऑक्शन होने वाला है। जो सुनकर जियो कहता है कि चाहे जितना पैसा लगे, लेकिन मुझे वो नेकलेस हर हाल में चाहिए। नेक्स्ट डे याओ वांग के साथ ऑक्शन में जाती है और अपनी मॉम का नेकलेस देखकर इमोशनल हो जाती है। फिर वो लोग उस नेकलेस के लिए बोली लगाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें दूसरी पार्टी बहुत ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। जो देखकर याओ वांग से कहती है कि ये लोग हमें फंसाना चाहते हैं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। तभी वहाँ पर जियो आता है और होस्ट वो नेकलेस जियो को दे देते हैं। जो देखकर याओ सोचने लगती है कि जियो इस नेकलेस का क्या करेगा। तभी जियो नेकलेस लेकर याओ के पास आता है और उसे नेकलेस देने लगता है। तभी वहाँ पर जियो की रिलेटिव रूई आती है और जियो से नेकलेस लेकर कहने लगती है कि ये तुमने मेरे लिए लिया है ना, वैसे मुझे ये बहुत पसंद आया। जो सुनकर याओ गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जियो जल्दी से रूई के हाथ से नेकलेस ले लेता है और याओ के पीछे जाने लगता है। वही याओ गुस्से में कार लेकर निकल जाती है और जियो को आने में लेट हो जाता है। तब तक वांग भी उसके पीछे आ जाता है और वो देखता है कि जहाँ पर याओ की कार पार्क थी वहाँ पर पेट्रोल निकला है। जो देखकर वो जियो को बताता है कि याओ प्रॉब्लम में है। जियो जल्दी से याओ के पीछे जाने लगता है और उसे कॉल करता है। यह गुस्से में कॉल उठाती है और कहती कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर दिया है और मुझे परेशान करना बंद करो। जियो बताता है कि तुम्हारी कार लीक कर रही है, लेकिन तुम डरो मत, ब्रेक लगाने की कोशिश करो। जो जानकर याओ डरने लगती है और ब्रेक लगाने की कोशिश भी करती है। तभी उसे पता चलता है कि उसका ब्रेक फेल भी हो गया है। वो ये बात जियो को बताती है। जिसके बाद याओ की कार का एक्सीडेंट होने वाला रहता है। तभी जियो बीच में अपनी कार ले आता है, जिससे याओ बच जाती है और उसे बस थोड़ी सी चोट आती है। फिर वो जियो के पास जाती है और उसे कार से बाहर निकालने लगती है। जियो कार से बाहर आकर उसे नेकलेस देता है और कहते कि मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये किसी और को देने का सोच भी नहीं सकता हूँ। जो सुनकर याओ इमोशनल हो जाती है और कहती कि तुम बिल्कुल पागल हो, एक नेकलेस के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी।
जियो कहता है कि मेरे लिए मुझसे ज्यादा तुम जरूरी हो। तभी दोनों वहां से जाने लगते हैं कि इतने में कार ब्लास्ट हो जाता है और दोनों दूर जाकर गिरते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ होश में आते ही जियो को ढूंढने लगती है। वांग उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी से अपने रूम से बाहर जाती है और हर तरफ जियो को ढूंढने लगती है। तभी डॉक्टर वहाँ पर एक डेड बॉडी लेकर आते हैं और यहाँ उसे झूठ बोलते हैं कि ये जियो की बॉडी है। ये जानकर यहाँ बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती कि मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज वापस आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। बस एक बार उठ जाओ, मुझे पता चल गया है कि तुम सच में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तभी वहाँ पर जियो व्हील चेयर पर आता है और याओ को रोता देखकर स्माइल करने लगता है और उसकी बातें सुनने लगता है। फिर डॉक्टर उस बॉडी को लेकर चले जाते हैं, जिससे याओ और ज्यादा रोने लगती है। तभी जियो से आवाज देकर कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ। जियो की आवाज सुनकर वो जल्दी से पीछे देखती है और जियो को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके पास जाकर कहती है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, लेकिन मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। अब मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। जो सुनकर जियो कहता है कि अगर मैं मर भी जाता तो तुम्हारे प्यार के कन्फेशन को जरूर सुनता। जो सुनते ही याओ से किस कर लेती है। वही जिया छुपकर ये सब देख रही होती है और सोचती है कि याओ बहुत लकी है, इसलिए हर बार बच जाती है। देन याओ जियो को उसके रूम में लेकर आती है और उसे बेड पर लिटाते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उतने स्ट्रांग नहीं हो जितना स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हो। फिर वहाँ पर जियो का असिस्टेंट आता है। जियो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला कि ये सब करने वाला कौन था। असिस्टेंट कहता है कि मैं अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। याओ कहती कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे नफरत करते होंगे। जिसके बाद जिया याओ को किडनैप कर लेती है और उसे छत पर ले जाकर बांध देती है। फिर याओ को होश में आता देखकर जिया उसे कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा नुकसान हुआ है, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी मॉम को भी खो दिया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगी। पिछली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। याओ कहती है कि मुझे तो पहले ही पता था कि तुम नाटक कर रही हो। फिर जिया याओ को मारने के लिए उसके क्लोज जाने लगती है। तभी वहाँ पर वांग आता है और जिया को रोककर याओ को छुड़ा लेता है। वांग को वहाँ पर देखकर जिया हैरान हो जाती है और पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। याओ कहती कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम फिर से मुझे मारने की कोशिश करोगे, इसीलिए हम पहले से तुम्हारा वेट कर रहे थे। देन वांग जिया को थप्पड़ लगा देता है, जिससे वो वांग से माफी मांगने का नाटक करने लगती है और मौका देखकर उस पर अटैक करती है। फिर वो याओ को पकड़कर भी वांग को डराने लगती है। तभी वहाँ पर जियो आ जाता है और किसी तरह से याओ को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में जियो याओ से कहता है कि अब बहुत हुआ, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ ताकि हम जल्दी से शादी कर सकें। नेक्स्ट डे जियो याओ को अपनी ग्रैंडमा के घर ले जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मेरी ग्रैंडमा बहुत अच्छी है। याओ कहती है कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस सोच रही थी कि अगर वो मुझे अपना कार्ड वगैरह देगी तो मैं क्या करूँगी। जियो कहता है कि तुम्हें वो सब लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, इसीलिए जो मेरा है वो तुम्हारा भी होगा। जो सुनकर याओ एक्साइटेड हो जाती है और अंदर जाती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि रुई पहले से बैठी होती है। उसे देखकर जियो ग्रैंडमा से पूछते कि रुई यहाँ पर क्या कर रही है। ग्रैंडमा बताती है कि मैं रुई को अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ, इसीलिए इसे मैंने बुलाया है। ग्रैंडमा याओ को अपना कार्ड देती है। याओ कहती कि मैं इस कार्ड के बदले जियो को नहीं छोड़ सकती हूँ, बल्कि मुझे जियो के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो सुनकर ग्रैंडमा उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम जियो को छोड़ दो, ये तो मैं तुम्हें एनवेलप के बदले दे रही हूँ, ये तुम्हारा गिफ्ट है। जो सुनकर याओ और जियो स्माइल करने लगते हैं और ग्रैंडमा के इंसिस्ट करने पर वो कार्ड रख लेती है। तभी जियो का भाई जेंग भी याओ को गिफ्ट देता है, जो देखकर याओ बहुत खुश होती है, लेकिन गिफ्ट के तौर पर प्रॉपर्टी लेने से मना करती है। जियो कहता है कि तुम्हें जेंग का गिफ्ट लेने से मना नहीं करना चाहिए, वो मेरा भाई है। जो देखकर रुई ग्रैंडमा से कहती है कि ग्रैंडपा ने तो मेरी और जियो की शादी बचपन में ही फिक्स कर दी थी, फिर आप लोग मुझे छोड़कर याओ को अपनी बहू क्यों बना रहे हैं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें उन बातों को भूल जाना चाहिए, अब तुम याओ को भाभी बोलना शुरू कर दो। जो देखकर रुई को तो बहुत जेलसी होने लगती है, इसलिए वहाँ से किचन में जाती है और खाना बनाकर याओ के पास आती है और कहती कि मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल चीज बनाई है। और इसी बीच वो याओ की ड्रेस पर खाना गिरा देती है और साफ करने के बहाने उसे अपने रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो खुद नीचे गिर जाती है और सारा ब्लेम याओ पर लगा देती है, जिससे ग्रैंडमा याओ को भला बुरा सुनाने लगती है। याओ बताती कि ये सब रुई का किया हुआ है। ये बोलकर वो अपना मोबाइल निकालती है और रुई की रिकॉर्डिंग उन्हें दिखा देती है, जो देखकर सबको सच पता चल जाता है। तो ग्रैंडमा रुई को डांटने लगती है, जिसके बाद याओ लूसी के साथ हॉस्पिटल जाती है और अपना चेकअप करवाती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर ये बात वो ग्रैंडमा को भी बताती है, वो भी बहुत खुश होती है। जिसके बाद याओ जियो के पास जाती है और कहती कि फाइनली तुम डेट बनने वाले हो। जो सुनकर जियो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और प्यार से याओ को किस करने लगता है
और उसे गोद में उठाकर कहता है कि अब तो हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में याओ अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर रेडी होती है। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा और जियो आते हैं और उसे देखकर खुश होते हैं। रूही जियो को कॉल करती है और झूठ बोलती है कि उसे कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। ये बोलकर वो उसे अपने पास बुला लेती है और उसके सामने एक नाइट सूट पहनकर आती है और उसे हक कर लेती है, जिससे जियो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और रूही पर चिल्लाने लगता है। रूही कहती कि तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें खुश रख सकती हूँ। जो सुनकर जियो उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। देन रूही जियो और याओ की वेडिंग वेन्यू पर पहुंचती है, जहाँ ग्रैंडमा उसे देखकर पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रूही कहती कि मैं यहाँ जियो को ब्लेसिंग्स देने आई थी, लेकिन वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ग्रैंडमा उसे समझाती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुमने पहले ही उसका मूड खराब कर दिया है। रूही गुस्सा हो जाती है और ग्रैंडमा के सर पर मारकर उन्हें बेहोश कर देती है और किडनैप करके ले जाती है। फिर वो याओ के मोबाइल पर एक वीडियो भेजती है जिसमें उसने ग्रैंडमा को किडनैप करा हुआ था और याओ से कहती कि अगर तुम इन्हें बचाना चाहती हो तो शादी छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तो याओ सब कुछ छोड़कर ग्रैंडमा के पास पहुंच जाती है और रूही से पूछती कि आखिर तुम ग्रैंडमा के साथ ये सब कैसे कर सकती हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बचपन से अपने साथ रखा, तुम्हारी केयर की है। रूही कहती कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने ही मेरे और जियो के बीच में आकर सब खराब कर दिया। दूसरी तरफ लूसी और वांग याओ को ढूंढने लगते हैं। उसी बीच उन्हें पता चलता है कि रूही ने ग्रैंडमा को किडनैप कर लिया है और याओ को भी अपने पास बुलाया है। ये बात वो लोग जियो को बताते हैं। ये बात जानकर वो हैरान हो जाता है और जल्दी से याओ के पास जाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ रूही याओ को नाइफ देते हुए कहती है कि अब तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई चांस नहीं है, इसलिए खुद को हर्ट करो। जो सुनकर ग्रैंडमा याओ को ऐसा करने से मना करती है, फिर भी याओ ऐसा करने लगती है, जो देखकर रूही हंसने लगती है और कहती कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रही हूँ। रूही ग्रैंडमा पर भी अटैक करने लगती है। अभी वहाँ पर जियो और वांग पहुँच जाते हैं। वो लोग याओ और ग्रैंडमा को बचा लेते हैं। इसी बीच रूही एक स्टिक उठाकर याओ के सर पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जियो जल्दी से याओ को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर जियो और ग्रैंडमा को बताते हैं कि याओ और उसका बेबी दोनों ठीक है, लेकिन उन्हें रेस्ट की जरूरत है। तभी वहाँ पर जियो का असिस्टेंट रूही को लेकर आता है। जियो रूही के पास जाता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई ग्रैंडमा और याओ के साथ ये सब करते हुए। रूही कहती कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन तुम तो मुझे लाइक ही नहीं करते हो। जियो कहता है कि वैसे भी तुमने बहुत क्राइम कर लिया है, अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। रूही अपने डैड को कॉल करने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट करके ले जाने लगती है, जिससे रूही डर जाती है और उन सबसे माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि तुम कभी सुधर सकती हो, इसीलिए अच्छा यही होगा कि यहाँ से चली जाओ। अब नेक्स्ट सीन में जियो और याओ की शादी दिखाई जाती है, जहाँ पर याओ के डैड जियो से कहते हैं कि आज से याओ तुम्हारी होती है, इसीलिए इसका अच्छे से ख्याल रखना। वही वांग कहता है कि अगर तुमने याओ को कोई भी तकलीफ दी तो मुझे भी याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं। जियो याओ को रिंग पहनाता है और किस करता है। इसके बाद याओ जियो से कन्फेस करती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे वो लोग कैसी भी हालत में रहें। जियो याओ से कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रिच हो या नहीं, मैं बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसी बीच ग्रैंडमा याओ को अपना खानदानी ब्रेसलेट देते हुए कहती है कि ये मैंने कब से तुम्हारे लिए रखा हुआ था, जिसे देखकर याओ ग्रैंडमा को थैंक्स कहती हैं और फिर से जियो को किस करने लगती हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।